आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ और मुझे कहते हैं इकरारास। हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है सर। आज के दिन में काफी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, गहमा गहमी से भरा रहा है आज का दिन। सबसे पहले हम बात करेंगे जजेस तकर्री के मामले पर। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने वॉकआउट किया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास से। अंदर की बात क्या? देखिए, जुडिशल कमीशन के इजलास में जो सबसे बड़ा फैसला हुआ है वो ये है कि जो हाई कोर्ट्स में जजेस के नाम तजवीज करने का अख्तियार पहले सिर्फ हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के पास था, वो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से लेकर वहां एक सिलेक्शन कमेटी बना दी गई है। पहले तो किसी भी हाई कोर्ट में किसी के जज के लिए नाम तजवीज होकर जुडिशल कमीशन में आना होता था, तो वो नाम सिर्फ और सिर्फ उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तजवीज कर सकता था। अगर आपका नाम चीफ जस्टिस ने तजवीज नहीं किया तो वो जेर गौर ही नहीं आ सकता था। लिहाजा बहुत सारे लोगों के नाम इसलिए जेर गौर नहीं आते थे कि वो चीफ जस्टिस उनके नाम तजवीज ही नहीं करते थे और वो रह जाते थे। और सबका ख्याल था कि ये चीफ जस्टिस के ये इख्तियारात जो है वो बहुत मिसयूज हो रहे हैं। पसंद नापसंद के तहत भी जजेस हाई कोर्ट्स में आ जाते हैं कि चीफ जस्टिस अपनी मर्जी के लोगों को के नाम तजवीज करते हैं। तो जुडिशल कमीशन ने आज जो सबसे बड़ा फैसला किया है वो ये किया है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से ये इख्तियार वापस ले लिया है और वह हर हाई कोर्ट में एक सिलेक्शन कमेटी बना दी है जिसमें बार का नुमाइंदा, दो सीनियर जजेस और चीफ जस्टिस हैं। और इस तरह ये एक सिलेक्शन कमेटी जो है ये नाम आगे भेजेगी। ये भी हो सकता है कोई नाम जिसकी चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट का मुखालफत करे, लेकिन बाकी मेंबर चाहें तो वो भी ऊपर आ सकेगा। तो एक तरह चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स की जो है हेजमनी और उनका जो कुल अख्तियार था वो आज के जुडिशल कमीशन के इजलास में काफी हद तक खत्म हो गया है। लेकिन मुझे फिर भी बड़ा एतराज है। देखिए ना, ये तजवीज आई कि इस सिलेक्शन कमेटी में सूबाई वज़राए कानून को भी मेंबर बनाया जाए, लेकिन जजेस ने इसकी मुखालफत की। भैया, आप मुंतखब नुमाइंदों से इतना डरते क्यों हैं? पूरी दुनिया में जजेस लगाने का इख्तियार मुंतखब नुमाइंदों के पास है और यहाँ शऊरी तौर पे कोशिश की जाती है कि मुंतखब नुमाइंदों को और हुकूमत को इस अमल से बाहर रखा जाए। तो बहरहाल वो नहीं हो सका, लेकिन बाकी सिलेक्शन कमेटी बन गई है। और जो एक बड़ा फैसला है और अब इसकी 28 अगले इजलास में इसकी तौसीक होगी। लेकिन जहां तक जस्टिस मुनीब अख्तर के बाइकाट का मामला है, निहायत ही मशक्क़त खेज बात है। मतलब कोई जज कभी बाइकाट करता है? हमने सियासतदानों के बाइकाट देखे हैं, सहाफियों के देखे हैं। कभी कोई जज अदालत से बाइकाट करके, इजलास से बाइकाट करके उठ के जाता है? ये जज के शयाने शान ही नहीं है। मतलब मुनीब अख्तर साहब ने जो आज बाइकाट करने की बात की है, जो वो गुस्से से उठ के चले गए हैं, इसका एक तो मतलब है कि उन्हें अपने टेम्पर पर, अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है और वो हाइपर हो जाते हैं और उनका हाइपर होके उन्हें अपनी ऊपर कंट्रोल नहीं रहता और गुस्सा उनको चढ़ जाता है। तो वो हाइपर टेंशन के मुझे लगता है कि बहुत शिकार हैं। यहाँ टेंस हैं आजकल, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं कि जो आईनी तरमीम आ रही है कहीं मेरा चीफ जस्टिस बनने का राइट ही ना खत्म हो जाए, मेरी बारी ना आए। तो बहुत टेंस और डिप्रेस हैं। इसीलिए उन्होंने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि आईनी तरमीम का क्या बनना। अटॉर्नी जनरल ने कहा ये कोई फोरम नहीं है आपको तरमीम के बारे में बताने का। उठे और गुस्से में निकल गए। ये कुछ जज के शयाने शान है। आप देखिए हमने कैसे लोगों को जज बना दिया हुआ है और फिर इन लोगों ने आइन को भी रीराइट किया है। इन लोगों ने पाकिस्तान की किस्मत के बड़े बड़े फैसले किए हैं और आप इनकी डिग्निटी और इनका स्टेचर देखें कि वो, मेरा मतलब है कि इस तरह बाइकट के बात जरा तबीयत पे ग्रां गुजरी तो उठ के चले गए। तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। कोई जज जो है इस तरह, कब कल को अदालत में उन्हें किसी वकील की बात बुरी लगेगी, वो या उस वकील को निकाल देंगे या खुद उठ के चले जाएंगे। तो मुझे तो बहुत ही मजे का खेज लगा मुनीब अख्तर का बाइकाट। और मुझे लगा कि यहाँ तो वो बहुत जहनी दबाव में है आजकल और टेंस है और फ्रस्ट्रेटेड है, हाइपर टेंशन में है। जहाँ उनको, मेरा मतलब है, ये उनके शयान शान नहीं है। मैं समझता हूँ कि उन्हें कौम से माफी मांगनी चाहिए इस बाइकाट पे। उन्हें कहना चाहिए कि ये मेरा बनता नहीं था और मैंने जो हरकत की है वो किसी जज के शयान शान नहीं है। उन्हें माजरत करनी चाहिए कौम से इसके ऊपर। वो टैक्स पेयर के पैसों से पैसे लेते हैं। बहरहाल हमारे यहाँ जजेस का मयार यही रह गया। मैं इससे ज्यादा इस पर क्या बात करूँ। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे मौलाना साहब को लेकर। तो मौलाना फजल रहमान की जानिब से कहा गया कि केपी में ऐसे कोई हालात नहीं है कि गवर्नर राज लगाया जाए, और उनकी जानिब से आज ये बरमला इजहार कर दिया गया है कि वो अपोजिशन का साथ ही देंगे और जो मेंगल साहब है उनकी पार्टी भी किसी तरमीमी बिल जो है उस पर वोट कास्ट नहीं करेगी।
अब वो तो कल उनकी तकरीर से भी वाज़ेह हो गया था कि वो फिलहाल गवर्नमेंट के साथ नहीं जा रहे। उन्हें तो गवर्नर आज नहीं पसंद आएगा ना, क्योंकि उनके अभी-अभी उनका समधी गवर्नर नहीं लगा है। आप देखिए पूरी निगरान हुकूमत में मौलाना फजलुर रहमान का समधी केपी का गवर्नर था और उनकी मर्ज़ी की निगरान हुकूमत थी। उन्होंने अपनी मर्ज़ी का वज़ीर आला लगाया हुआ था, अपनी मर्ज़ी के वज़ीर लगाए हुए थे, सियासी काबीना लगाई हुई थी। अब ये अलग बात है कि वो अपने समधी के गवर्नर लगाकर अपनी मर्जी की निगरान हुकूमत बनाकर भी इलेक्शन हार गए हैं। उसका गुस्सा वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पे निकालते हैं। उन्होंने तो भाई आपको केपी की निगरान हुकूमत प्लेट पे रख के दे दी थी। आज आपको गवर्नर आज इसलिए अच्छा नहीं लगता कि आपका समधी अभी तक गवर्नर नहीं लगा। कल आपका समधी गवर्नर लग जाएगा, आप फौरन गवर्नर राज की बात करना शुरू हो जाएंगे। तो केपी की हद तक तो मैं को मौलाना फजलुर रहमान साहब के स्टैंड के इतने कोई हक में नहीं हूं कि वहां गवर्नर राज का माहौल नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ जो कुछ हो रहा है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। और अगर एक सूबाई हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक ना चले तो क्या किया जाए? फिर किसी ना किसी तरह तो वफाक ने अपनी रेट कायम रखनी है। हम क्या सूबों को खुद ये अलहदगी की तरफ ले जाएंगे, खुद मुख्तारी कर लेंगे, कल को सूबे समझेंगे कि वो वफाक के मतहत ही नहीं है, तो ऐसा माहौल तो पाकिस्तान में नहीं बन सकता। लिहाजा मुझे लगता है कि वहाँ गवर्नर राज का माहौल है और मेरी राय में अगर ना लगाया गया तो पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान हो। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे पार्लियामेंट को लेकर। तो स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार दे दिया है। अब इससे क्या इफेक्ट आएगा? देखें, ये जब असद कैसर साहब स्पीकर होते थे ना, तो एक कर्नल लियाकत का कौमी असेंबली में दफ्तर होता था और बकायदा असद कैसर साहब ने बतौर स्पीकर कर्नल लियाकत को कौमी असेंबली में दफ्तर दिया हुआ था। और हर एजेंडा, हर चीज असद कैसर साहब तब दस्तखत करते थे जब कर्नल लियाकत उसको देख लेता था। कोई प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं करते थे जब तक कर्नल लियाकत अप्रूव नहीं करता था, इसीलिए प्रोडक्शन आर्डर नहीं होते थे। कोई पार्लियामेंट लॉजिस को सब जेल नहीं करार दिया जाता था। मैं आपको बताऊं, जब ख्वाजा साद रफीक कोट लखपत जेल लाहौर में कैद थे और अगर कभी उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी भी हो जाए तो लाहौर से सुबह उन्हें कैदियों वाली वैन में खड़ा करके हथकड़ी लगाकर इस्लामाबाद ले जाया जाता था, इजलास अटेंड कराया जाता था, शाम को खड़ा करके कैदियों वाली वैन में वापस लाहौर लाके बंद किया जाता था। वो मिन्नतें करते रहते थे कि मुझे अडियाला बंद करते थे, तो अडियाला भी नहीं बंद करते थे। वापस लाहौर कोट लखपत जेल कि इमरान खान का हुक्म है कि इसको वापस लाहौर लेके जाओ, लाहौर से लाओ ताकि 2 दिन बाद माफी मांग ले कि मैंने नहीं जाना। आज तो पार्लियामेंट लॉजिस सब जेल हैं, फैमिली के साथ रह रहे हैं, 5 स्टार सहूलियात हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर हैं, स्पीकर के गुण गा रहे हैं। तो आज तो पीटीआई की मौजें लगी हुई हैं, पर इनको अपना वक्त और असद कैसर साहब को अपना वक्त याद करना चाहिए कि उन्होंने कौमी असेंबली कैसे एक कर्नल के हवाले की हुई थी। आज मैं ये सवाल करता हूं कि अगर ये कहते हैं कि हमें निकाबपोश लोगों ने गिरफ्तार किया है, तो निकाबपोश लोग तो एस्टेब्लिशमेंट के ही होते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने इनको पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं चाहती होगी कि प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हो। अगर एस्टेब्लिशमेंट ने गिरफ्तार किया तो एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं चाहती होगी कि पार्लियामेंट लॉजेस जो है वो सब जेल हो जाए। वो तो चाहते होंगे कि इनको अडियाला रात को बंद करें ताकि हम जरा रात इनकी तवाजो करें, सुबह लेकर आए। लेकिन स्पीकर ने किया है, तो मेरे ख्याल में असद कैसर से और आज के दौर से का मुआवजा कर लिया जाए तो ये मुआवजा ही बता देता है कि खेल कहाँ खड़ा है। सर आईएमएफ से रिलेटेड अंदर की बात क्या है? आईएमएफ हो गया है और 25 सितंबर को बोर्ड मीटिंग है। और उस बोर्ड मीटिंग के बाद मुझे लगता है अक्टूबर के पहले हफ्ते में आईएमएफ की $2.5 बिलियन की $2 बिलियन की पहली जो है वो ग्रांट है वो किस्त हमें मिल जाएगी। आईएमएफ के आने के बाद मुझे लगता है जो सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट है, यूएई की इन्वेस्टमेंट है, चाइनीज की इन्वेस्टमेंट है, वो सब भी आ जाएगी। इसका मतलब है कि वो रोल ओवर भी हो गया है। तो मुझे माशी तौर पे तो ये हुकूमत मुस्तहकम होती नजर आ रही है। अब सियासी महाज पर आगे क्या होता है, आईनी तरमीम हो पाती है नहीं होती है, जनरल फैज का ट्रायल किधर जाता है, इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होता है या नहीं होता, लेकिन बहरहाल माशी महाज पर इस हुकूमत ने काफी कामयाबी हासिल की है। और हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स भी बढ़े हैं, स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर जा रही है, क्रेडिट रेटिंग भी बेहतर हुई है। तो ये सब एक मुस्बत मैशत की जो है वो निशानी है। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।